अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो है डी डाइमर नामी एक टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट की बड़ी शोहरत हुई जब से दुनिया में कोविड की बीमारी फैली है, क्योंकि अमूमी तौर पे हम ये करते हैं कि डी डाइमर का टेस्ट करवाते हैं और अगर किसी का पॉजिटिव आ जाता है तो ये समझा जाता है कि उस शख्स को क्लॉटिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि कोरोना जो है ना सिर्फ ये फेफड़ों में इन्फेक्शन करती है बल्कि ये वो खून की नालियाँ खसूसी तौर पे जो फेफड़ों में होती हैं और उसके अलावा बाकी जगहों पे भी अगर चेक कर सकता है कोरोना, लेकिन खसूसी तौर पे जो पल्मोनरी वेसल्स हैं या फेफड़ों की खून की नालियाँ हैं उनके अंदर क्लॉटिंग की भी वजह बनती है, यानी थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज़ है ये। अब इस चीज़ को सामने रखते हुए डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा डी डाइमर टेस्ट करवाते थे, क्योंकि होता यह है कि जब क्लॉट्स बनते हैं तो क्लॉट्स बनने के साथ साथ वो टूटते भी रहते हैं। क्लॉट बनना जो है इस अमल को हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस और क्लॉट को टूटने के अमल को हम कहते हैं फाइब्रिनोलाइसिस। फाइब्रिन होता है क्लॉट और लाइसिस होता है टूटना। अब उसके नतीजे में, क्लॉट टूटने के नतीजे में जो कुछ चीज़ें बनती है जैसे FDPs हैं, फाइब्रिन डेग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, और इसी तरह से डी डाइमर। तो जब हम डी डाइमर टेस्ट करवाते हैं तो हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि किसी भी शख्स में कोई क्लॉटिंग का अमल चल रहा है जहाँ पे क्लॉट बन रहे हैं और टूट रहे हैं। तो क्या कोरोना से पहले भी ये टेस्ट करवाते थे? क्योंकि ये वीडियो जो है ये आपको बताएगी कि जो आप टेस्ट करवा रहे हैं डी डाइमर का, तो क्या ये सही करवा रहे हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम अब सामने आ रहा है। क्या इससे पहले ये इस्तेमाल होता था? बिल्कुल इस्तेमाल होता था। एक बीमारी होती है क्लॉटिंग की मुख्तलिफ लोगों में, जैसे कि डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। डीप गहराई, वीनस यानी वेन, खून की वो नालियाँ जो खून को जिस्म से दिल की तरफ लेके जाती हैं, और थ्रोम्बोसिस क्लॉटिंग। ख़ास तौर पे जो पाँव की नालियाँ होती हैं यानी वेन्स होती हैं जो टांगों से खून को दिल की तरफ लेके जाती हैं, उनमें कुछ लोगों में जो जैसे बेड रिडन होते हैं कि उनको कोई फालिज हुआ है या कोई ऐसा मसला बन गया कि वो बेड पे रहते हैं, या वो लोग जिनकी मोबिलिटी यानी मूवमेंट जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, जैसे प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में ना सिर्फ ये कि मूवमेंट कम हो जाती हैं बल्कि जो यूट्रस होती है जिसके अंदर बच्चा मौजूद होता है उसके प्रेशर की वजह से खून की वो नालियाँ जो टांगों से खून को दिल की तरफ लेके जाती हैं तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो वहाँ पे खून रुकना शुरू हो जाता है, और जहाँ पे भी खून रुकेगा चाहे वो मूवमेंट कम होने की वजह से हो तो वहाँ पे क्लॉटिंग का अमल तेज़ हो जाता है। इसी तरह से बाद लोगों को अगर ट्रॉमा हो जाए यानी उनको चोट लगे और खून की नालियां डैमेज हो जाए तो उनमें भी क्लॉटिंग ज़्यादा होती है। बाज़ ख़वातीन जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं यानी हमल दवाई जिसे हम कहते हैं, प्रेगनेंसी को रोकने वाली दवाई, वो रूटीन में ले रही होती हैं, तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनमें क्लॉटिंग का ये अमल ज़्यादा हो। और इसी तरह से किसी भी वजह से अगर खून की नालियों को नुकसान हुआ हो, डैमेज हुआ हो, या किसी शख्स को अपनी जो मूवमेंट है यानी हम जो एक जगह से दूसरी जगह पे चलते फिरते हैं तो वो कम हो जाए, तो जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी ने पाकिस्तान से अमेरिका जाना है तो ये इतनी लंबी फ़्लाइट होती है कि स्पेशली लोगों को कहा जाता है कि आप जहाज़ के अंदर उठ के चहलकदमी करें, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा देर बैठे रहेंगे तो आपके खून की वो नालियाँ खसूसी तौर पर जो टांगों से खून दिल की तरफ लेके जाती हैं यानी डीप वेन्स जिनको हम कहते हैं, तो वहाँ पे क्लॉट बन सकता है, इसे कहते हैं थ्रोम्बोसिस। अब वो क्लॉट वहाँ से अगर टूटता है तो वो किसी भी जगह जाके खून की छोटी नालियों में फंस सकता है या वहाँ पे खून को की जो फ्लो है उसको रोक सकता है। इसको हम कहते हैं एम्बुलस। एम्बुलस होता है कि जब थ्रोम्बस से क्लॉट टूटेगा और कहीं दूर जाके खून की छोटी नाली में वो रुकावट पैदा कर देगा, तो इसे कहते हैं एम्बोलाए यानी इसलिए आप सुनते रहते हैं कि किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया कि क्लॉट टूट के खून की उन नालियों में जाके फंस चुका है जो फेफड़ों की नालियाँ होती हैं, क्योंकि वो एंड पे जाके छोटी छोटी हो जाती हैं। तो इस पूरे अमल को हम कहते हैं थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज़, और जो मैंने हालात बताए हैं इसे कहते हैं क्लिनिकल प्रोबेबिलिटी, कि किसी के कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको ये थ्रोम्बस भी बन सकता है और पल्मोनरी एम्बुलस भी। मुझे यकीन है कुछ लोग अपने फैमिलीज़ में जानते होंगे उन ख़वातीन को कि जिनको प्रेगनेंसी के एंड पे जाके अचानक ही सांस की खराबी हुई और बाद में पता चला कि उनके जो फेफड़ों की खून की नालियाँ हैं वहाँ पे क्लॉटिंग हो गई है, जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। तो क्लिनिकल प्रोबेबिलिटी की बुनियाद पे हम फैसला करते थे, तो फिर हम टेस्ट करवाते थे डी डाइमर का, और अगर किसी का डी डाइमर नेगेटिव हो जाता था तो फिर हम ये कहते थे कि इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं है। और अगर किसी का पॉजिटिव आ जाता था तो पॉजिटिव जो है उसके चांसेस ज़्यादा होते थे कि अगर किसी के अंदर क्लिनिकल प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या क्लिनिकल प्रिडिक्शन ज़्यादा है और डी डाइमर भी पॉजिटिव है, तो हम कहते थे कि इस शख्स, इस मर्द, इस औरत के चांसेस ज़्यादा हैं कि इसको क्लॉटिंग का मसला चल रहा है। नॉर्मल लेवल क्या होता है डी डाइमर का? 0.05 माइक्रोग्राम पर ml, तो इससे ज़्यादा होता था तो हम उसको पॉजिटिव कहते थे। अब कोविड में देखा गया कि इस टेस्ट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, क्योंकि
कोविड के दिनों में क्लॉटिंग का इशू बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि बीमारी क्लॉटिंग करती है। और जब किसी का डी डाइमर पॉजिटिव आ जाए और किसी शख्स के जहन में ये सवाल पैदा हो जाए कि क्या कोई ऐसा टेस्ट है जो हमें कन्फर्म करके बता दे कि वाकई किसी शख्स को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है या उसके जो टांगों की खून की नालियां हैं वहाँ पे क्लॉट है। तो टांगों में जो खून की नालियां होती हैं, वेन्स होती हैं, उनके लिए तो हमारे पास डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, यानी कि जो फ्लो डॉपलर कहते हैं, तो जिससे हमें खून की जो बहाव है या फ्लो है उसका पता चल जाता है। तो अक्सर लोगों को हम कहते हैं कि आप अपना डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाएं टांगों का, ताकि ये पता चले कि वहाँ पर कोई क्लॉट तो नहीं है। लेकिन फेफड़ों के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं CTPA, कंप्यूटेड टोमोग्राफी पल्मोनरी एंजियोग्राम। यानी CTPA से बनता क्या है? कंप्यूटर टोमोग्राफी में पहले भी आपको बता चुका हूं कि CT स्कैन में क्योंकि कंप्यूटर इस्तेमाल होता है और टोमो हम कहते हैं हिस्से को और ग्राम कहते हैं तस्वीर को। यानी कंप्यूटर की मदद से कुछ ऐसी तस्वीरें ली जाती हैं। आगे है पल्मोनरी एंजियोग्राम, यानी पल्मोनरी होता है फेफड़ों का और एंजियो खून की नालियां और ग्राम फिर तस्वीर के। कंप्यूटर की मदद से हम एक ऐसी CT स्कैन की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जो फेफड़ों में खून की नालियां जो हैं उनके अंदर बताता है, उनकी तस्वीरें कि क्लॉट का पता चलता है। इसको हम फिलिंग डिफेक्ट कहते हैं कि हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे क्लॉट है या नहीं है। तो CTPA कंफर्म कर देता है। लेकिन हम तकरीबन हर मरीज़ का जो ICU में दाखिल होते हैं या हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, उनको कोरोना हुआ होता है तो हम डी डाइमर करवाते हैं और घरों वाले भी मरीज़ करवाते हैं, और फिर अगर ज़रूरत होती तो CTPA करवाते थे। लेकिन अब कुछ स्टडीज़ आई हैं, वो स्टडी हुई हैं तकरीबन 1541 मरीज़ों में, और उनमें से 287 वो मरीज़ थे जिनमें कन्फर्म था कि इनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, और वो कन्फर्म हुआ था फिर CTPA पे जाके। तो उनमें देखा गया, क्योंकि इन तमाम लोगों का, जो 1541 लोग थे, इन तमाम लोगों का डी डाइमर किया गया था, तो देखा यह गया कि वो लोग भी जिनके अंदर क्लॉटिंग का इशू नहीं था, उनके अंदर भी डी डाइमर पॉजिटिव आया हुआ था। जबकि वो तमाम लोग जिनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कन्फर्म हो चुका था, उनको क्लॉटिंग कन्फर्म हो चुकी थी, उनमें तो पॉजिटिव आया ही आया, लेकिन बाकियों में भी पॉजिटिव आया जिनके अंदर ये मसला नहीं था। लेकिन दूसरी चीज़ जो अहम है, जो याद रखने के लिए ज़रूरी है, कि वो लोग जिनके अंदर डी डाइमर पॉजिटिव आता है और उनको क्लॉटिंग है, तो उनमें डी डाइमर की तादाद बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत उन लोगों के जिनके अंदर क्लॉटिंग तो नहीं हुई थी लेकिन उनका डी डाइमर पॉजिटिव आ जाता है, तो आमतौर पे ये वीक पॉजिटिव आएगा। इसीलिए साइंटिस्ट ने अब इस रिसर्च की बुनियाद पे ये बताया है कि बेहतर ये है कि बहुत ज़्यादा डी डाइमर के ऊपर तवज्जो ना दी जाए। लेकिन अगर डी डाइमर पॉजिटिव भी आ जाता है तो दूसरे तरीकों से अपने डॉक्टर से बात करके और उनके मशवरे से ज़ाहिर है इस चीज़ को कन्फर्म करें कि वाकई क्लॉटिंग का इशू है। क्योंकि जो हम खून पतला करने वाली दवाई देते हैं क्लॉटिंग को रोकने के लिए या उसके इलाज के लिए, उसके आगे खुद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये दवाई शुरू की गई ताकि उनका खून पतला हो, और खुदा ना खास्ता उसके नतीजे में उनको या दिमाग में ब्लीडिंग हो गई, या उनके मैदे में ब्लीडिंग हो गई, या उनकी जो आंतें हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, उसमें ब्लीडिंग हो गई। तो ये इतना आसान नहीं है कि आप सिर्फ डी डाइमर का टेस्ट करवाते हैं और खून पतला करने वाली दवाई शुरू कर दें, क्योंकि उसके फिर आगे अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो डी डाइमर को हमेशा डॉक्टर से बात करें, वो आपकी हालात को देखते हुए उसको फिर तज्जिया करेंगे और उसका लेवल देखेंगे। वो अगर उनको लगता है कि डी डाइमर टेस्ट का लेवल एक ख़ास और मतलूबा जो मिकदार है उससे काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके बाद तो हो सकता है कि खून पतला करने वाली दवाई की ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन अगर वो इतना ज़्यादा नहीं है तो बेहतर है कि इसको दोबारा सोचा जाए कि खून पतला करने वाली दवाई देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि खून पतला करने वाली दवाइयों के बारे में कोरोना के दिनों में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, और उस रिसर्च ने हमें बताया है कि हमारे लिए खून पतला करने वाली दवाइयाँ बाज़ औक़ात ब्लीडिंग का, यानी कहीं ना कहीं पे खून के जिस्म में बह जाने के अमल का की वो वजह बन सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये तमाम चीज़ें आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें।